ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम फिर एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने लगे हैं और वो है बच्चे की हरकत। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। हमल के दौरान बच्चे की हरकत। हमारे पास जो हामला ख़वातीन आती हैं उनमें से ज़्यादातर प्रेगनेंसी की किसी न किसी स्टेज पे बच्चे की मूवमेंट्स के बारे में बहुत परेशान होती हैं। कुछ तो बहुत ही अर्ली परेशान होना शुरू हो जाती हैं और कुछ जो हैं वो लेटर स्टेज में परेशान होती हैं। लेकिन एक चीज़ तो तय है कि जो बच्चे की मूवमेंट है या बच्चे की हरकत हमल के दौरान वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है और उस पे एक ख़ास उस पे ख़ास तवज्जो दी जानी चाहिए। आमतौर पे बच्चा जो है वो 18 से 20 हफ्ते पे उसकी मूवमेंट्स जो हैं माँ को फ़ील होना शुरू हो जाती हैं। वैसे तो बच्चा हर वक्त ही एक्टिव होता है, यानी कि अगर हम अर्ली पार्ट ऑफ द प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड करके देखें तो हमें बच्चा उसमें मूव करता हुआ नज़र आएगा, हाथ पैर हिला रहा होगा, लेकिन वो मूवमेंट्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी कि माँ उसको फ़ील कर सके। आमतौर पे माएँ बच्चे की हरकत 18 हफ्ते से ऑनवर्ड फ़ील कर सकते हैं। जो लोग बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हैं वो ज़रा अर्ली फ़ील कर लेते हैं और जो स्लिम हैं वो भी बच्चे की हरकत उनको ज़रा जल्दी महसूस हो जाती है। लेकिन वो लोग जो ज़रा से बल्की हैं मुमकिन है उनको बच्चे की हरकत थोड़ा सा लेट फ़ील हो। लेकिन बहरहाल तकरीबन 20 से 22 हफ्ते तक तमाम प्रेग्नेंट औरतों को अपने बच्चे की हरकत महसूस होना चाहिए। आमतौर पे पहली प्रेगनेंसी में ये होता है कि थोड़ा सा लेट हो सकता है कि जैसे आपको बच्चे की हरकत 19वें हफ्ते में या 20वें हफ्ते में पहली बार महसूस हो। अब आप पूछेंगे कि बच्चे की हरकत आपको कैसे महसूस होती है या आपको क्या महसूस होगा कि आपको पता चले कि ये बच्चे की हरकत है। तो इनिशियल पार्ट्स में यानी कि जब बच्चे की हरकत स्टार्ट होती है तो वो आपको बिल्कुल ऐसे महसूस होगा जैसे तितली अंदर फड़फड़ाती है या तितली के पर हिलते हैं या हल्की सी थप इस तरह से कोई चीज़ हुई है या अचानक आपको महसूस हुआ कि कोई चीज़ अंदर मूव हुई है। तो इस तरह से आपको पहले महसूस होगा और जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस करती जाएगी तो जो है बच्चे की हरकत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएगी और बाय 28 से 30 हफ्ते तक बच्चे की हरकत बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और आपको काफ़ी फोर्सफुल मूवमेंट्स महसूस होती हैं। और बाज़ औक़ात तो ऐसा भी होता है कि अगर आप पतली हैं या थिन हैं तो आपके घर मतलब जो आपके साथ बैठा है उसको भी उसकी मूवमेंट्स महसूस होगी। अगर आप लेटी हुई हैं और आपके हस्बैंड आपका पेट देख रहे हैं तो मुमकिन है उनको भी महसूस हो कि बच्चे की किक लग रही है। तो लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंसान में, हर हामला खातून में इसी तरह से मूवमेंट्स बाहर से नज़र आती हों। लेकिन जो बहुत ज़्यादा पतली औरतें हैं उनमें आम तौर पे बाहर से भी मूवमेंट्स इसी तरह से नज़र आ सकते हैं। अच्छा, अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आखिर जो बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं बच्चे की हरकत के बारे में जो कि औरतों को बहुत वरी करते हैं और वो हमसे बार बार वो सवाल पूछते हैं, तो उनके ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है कि बच्चा दिन में कितनी बार हरकत करता है। तो इसका तो आसान लफ्ज़ों में ये जवाब है कि बच्चे की हरकत का कोई तयन नहीं कर सकता कि वो दिन में कितनी बार हरकत करेगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ जिस पे आपने नज़र रखनी होती है वो ये है कि बच्चे की हरकत का एक पैटर्न होता है और उसी पैटर्न से आमतौर पे मूव करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ बच्चे जो हैं वो दिन में सोते हैं और रात को जागते हैं और वो रात को बहुत एक्टिव होते हैं। यानी कि जब आप रात को सोने के लिए लेटती हैं तो आप कहती हैं कि जी बच्चा तो सोने ही नहीं देता, रात को इतनी मूवमेंट होती है। तो ये बच्चे का पैटर्न है, वो उसी तरीके से मूव करता है। तो हमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस बात पे नज़र रखना होती है कि अगर बच्चे की हरकत का पैटर्न चेंज हो रहा है या आपको लगता था कि पहले तो बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स होती थी लेकिन अब तो मुझे हरकत महसूस नहीं हो रही प्रॉपरली, या बस ऐसा ही महसूस होता है कि शायद बहुत ही हल्की सी मूवमेंट है,
तब आपको फ़ौरन अपने ऑब्स्टेट्रिशियन से रुजू करना चाहिए, क्योंकि इट माइट बी कि ये कोई कॉज ऑफ कंसर्न हो। अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि आमतौर पे लोग पूछते हैं कि बच्चा किस वक्त ज़्यादा मूव करेगा, क्या वो सुबह में ज़्यादा मूव करेगा, क्या वो दोपहर में ज़्यादा मूव करेगा, क्या वो खाने के बाद ज़्यादा मूव करेगा, क्या वो खाने से पहले ज़्यादा मूव करेगा। तो वो भी हर बच्चे का एक अपना पैटर्न होता है। बाज़ बच्चे जो हैं वो जब आप खाना खाती हैं उसके बाद अगर आप लेटेंगी तो वो आपको बहुत महसूस होगा कि जैसे बच्चा बहुत मूव कर रहा है। अच्छा, कुछ लोग इस बात से परेशान हो जाते हैं कि मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा मूव करता है, तो क्या ये कोई डेंजरस बात है? असल में जो एक्टिव बच्चे होते हैं, जो कि ज़्यादा मूव करते हैं, वो लेटर ऑन लाइफ में बहुत एक्टिव इंडिविजुअल्स होते हैं। तो इस बात से घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि बच्चा ज़्यादा मूव करता है और आप इस बात पे परेशान हो जाएं। कुछ लोग कहते हैं कि जी बच्चा अगर बहुत ज़्यादा मूव करे तो वो भी अच्छा नहीं होता। ऐसी कोई बात नहीं। एक्टिव बेबीज़ आर हेल्दी बेबीज़, यानी कि जो हेल्दी बच्चा है, जिसको इनफ खाना मिल रहा है, जिसको इनफ ग़िज़ा मिल रही है, वो एक्टिव होगा। अब आप मुझसे पूछेंगी कि आखिर वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं कि जिसमें बच्चा कम मूव करना शुरू कर देता है या जिसमें कम हरकत महसूस होती है। तो उसमें एक तो अर्ली प्रेगनेंसी आ गई कि अर्ली प्रेगनेंसी में आपको बच्चे की हरकत उतनी ज़्यादा महसूस नहीं होगी, जैसे कि 16 से 22-24 हफ्ते तक आपको उतनी हरकत महसूस नहीं होगी। ठीक है। फिर कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं कि जिनके इस्तेमाल से आपको महसूस होगा कि बच्चा कम हरकत करता है। इसमें आ जाती हैं वो दवाइयाँ जिसमें जो कि इस्तेमाल होती हैं बहुत हाई ब्लड प्रेशर के लिए। कुछ दवाइयाँ इसमें वो हैं जो कि इस्तेमाल होती हैं नींद के लिए, या बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा अगर आप पेन किलर्स का इस्तेमाल करती हैं तो उससे भी आपको महसूस होगा कि बच्चा कुछ स्लो डाउन कर जाता है। बाज़ दफ़ा अगर आपको स्टीरॉइड्स के इंजेक्शन मिल रहे हों तो उसके बाद भी आपको थोड़ा सा लगेगा कि शायद बच्चा कम मूवमेंट कर रहा है। वो भी एक नॉर्मल सी सिचुएशन होती है। उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं और जिसमें हम ख़ास तौर पे माँ को एडवाइस करते हैं कि आप बच्चे की मूवमेंट पर नज़र रखें। और वो होता है कि अगर हामला खातून के पेट में उसका बच्चे की ग्रोथ जो है वो सही नहीं हो रही हो, अगर बच्चे की ग्रोथ सही नहीं हो रही, यानी कि उसको इनफ ग़िज़ा नहीं मिल रही या उसको इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो उस सूरत में भी बच्चा थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है। उसकी वजह ये है कि वो उस एनर्जी को या उस ग़िज़ा को जो उसको मिल रही है उसको कंज़र्व करना शुरू होता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आपने रोज़ा रखा हुआ हो या आप फास्ट कर रही हों या आपने खाना बहुत देर तक ना खाया हो, तो आप कुछ घंटों के बाद महसूस करेंगी कि आप लेथार्जिक हैं या आप चाहती हैं कि आप थोड़ा लेट जाएं या रेस्ट करें या बहुत ज़्यादा तेज़ फिज़िकल एक्टिविटी ना करें। सेम वे अगर बच्चे को भी खाना प्रॉपर नहीं मिल रहा या उसकी ब्लड फ्लो थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड है, तो वो सबसे पहले उसकी हरकत थोड़ी सी कम हो जाएगी। इसलिए हम आमतौर पे जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज होती हैं उसमें बहुत ही केयरफुल मॉनिटरिंग करते हैं बच्चों की। फिर कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि अगर खुदा न खास्ता आपका जो प्लेसेंटा है, यानी कि जो बच्चे की आंवल है, अगर उसके पीछे ब्लीडिंग हो जाए, जिसको एब्रप्शन कहते हैं, तो वो भी एक सडन कॉज होता है कि जिसमें अचानक आपको पेन हुआ और आपने महसूस किया कि पेन के बाद बच्चा हरकत कम कर रहा है। तो वो भी एक रीज़न होती है कि जिसमें हम वरी करते हैं कि शायद बच्चा ठीक नहीं है अंदर। फिर अगर बच्चे के गिर्द पानी कम हो तो भी उसकी हरकत आपको कम महसूस होगी। पानी कम होने की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। इसमें या तो अगर बच्चे को सही खाना नहीं मिल रहा या उसकी ब्लड सप्लाई ठीक नहीं है, बच्चे की तरफ जो प्लेसेंटा के अंदर से गुजर के ब्लड सप्लाई जाती है, अगर वो रिस्ट्रिक्टेड हो गई है और बच्चे की ग्रोथ कम हो गई है, तो बच्चे के गिर्द पानी भी आमतौर पे कम हो जाएगा। ये पानी आमतौर पर बच्चे के यूरिनेशन से और प्लेसेंटा फॉर्म करता है। अगर ये पानी भी कम हो तभी भी बच्चे की हरकत कम होती है। ये प्रेगनेंसी भी बहुत हाई रिस्क प्रेगनेंसी है
اور اس میں ہم بہت کیئرفلی بچے کی مانیٹرنگ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر بچے کو کسی بھی وجہ سے آکسیجن کی سپلائی کم ہو رہی ہو تو بھی بچہ بالکل خاموش ہو جاتا ہے اور بالکل سٹل سا ہونے لگتا ہے۔ اب آپ کہیں گی کہ آخر بچے کی حرکت جو ہے وہ اس کی کیا سگنیفیکنس ہے کہ مطلب ہم اس کے اوپر اتنی نظر رکھنی چاہیے۔ اصل میں اب تک جتنی اسٹڈیز کی گئی ہیں اور جو بھی ڈیٹا ریکارڈ کیا گیا ہے اس میں یہ چیز خاص طور پہ نوٹس کی گئی کہ جن بچوں کی جو مائیں اپنے بچوں کی کم حرکت کی کمپلین کرتی ہیں، یا وہ مائیں جن کو بچے کی حرکت فیل نہیں ہو رہی ہوتی 1-2 دن سے، ان لوگوں میں اسٹل برتھ کا رسک بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، یعنی کہ اچانک بچے کے انڈر ڈیتھ ہو جانا، اس کا رسک زیادہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ کو ریپیٹڈلی 36 ویکس کے بعد ریپیٹڈلی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بچے کی حرکت کم ہے، تو عام طور پہ آپ کے آبسٹیشنس یا وہ ڈاکٹر جو آپ کی کیئر کر رہے ہیں وہ آپ کو ایڈوائز کریں گے کہ آپ کی بیبی کو ڈیلیور کر لینا چاہیے، کیونکہ ڈیو ٹو سم ریزن بچے کی حرکت اندر کم ہو رہی ہے۔ اول تو بچہ کی کم حرکت کی کوئی نہ کوئی وجہ سمجھ آ جائے گی، یا تو پلسنٹا انٹیریئر ہے، مے بی اس کی وجہ سے آپ کو بچے کی حرکت محسوس نہیں ہو رہی، یا پھر بچے کی گروتھ اندر اچھی نہیں ہو رہی، یا پھر بچے کے گرد پانی کم ہونا شروع ہو گیا ہے۔ بعض اوقات ملٹیپل پریگننسیز میں بھی بچوں کی حرکت تھوڑی سی کم محسوس ہوتی ہے، وہ اس وجہ سے بھی کہ مطلب جو اسپیس ہے وہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے۔ وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ بہت کسی چیز کو ٹائٹلی پیک کر دیں، یعنی کہ 2-3 بچے اگر ایک ہی رحم کے اندر ہیں تو وہ بھی آپ کو تھوڑی سی کم محسوس ہوگی، لیکن یہ حرکت اگر اچانک کم محسوس ہونا شروع ہوتی ہے تو یہ چیز بہت کنسرن کی ہے اور اس چیز کو فوراً ایڈریس کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ یہ کہیں گی اگر آپ نے بہت دیر تک کھانا نہیں کھایا یا آپ نے بہت دیر تک پانی نہیں پیا، اس سے بھی بعض اوقات بچے کی حرکت پہ فرق پڑتا ہے۔ پھر اب آپ پوچھیں گی کہ آخر آپ کو کتنی دیر تک انتظار کرنا چاہیے کہ بچے کی حرکت ٹھیک ہے کہ نہیں، یا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ دن میں 10 بچے کی موومنٹ کو کاؤنٹ کریں اور اگر وہ 10 دفعہ دن میں موو کرتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ہم یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ اگر آپ کے بچے کی موومنٹ کا پیٹرن چینج ہو گیا ہے تب آپ اپنے آبسٹیشن کو فوراً کنسلٹ کریں، اور ایسا نہیں ہے کہ ایک دن آپ کو بچے کی حرکت کم محسوس ہو رہی ہے یا محسوس نہیں ہو رہی ہے اور آپ ویٹ کریں اگلے دن کا، یا پھر آپ ویٹ کریں 2 دن کہ میں 1-2 دن دیکھ لیتی ہوں۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ آپ کو چاہیے کہ جب آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے بچے کی حرکت کم ہے تو آپ اپنے آبسٹیشن سے پوچھیں کہ اب آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ وہ عام طور پہ آپ کو ایڈوائز کریں گے کہ یا تو آپ فوراً الٹرا ساؤنڈ کروا لیں، یا پھر وہ آپ کو ایڈوائز کریں گے کہ اگر الٹرا ساؤنڈ میں ہر چیز ٹھیک ہے لیکن آپ کو پھر بھی بچے کی حرکت کم محسوس ہو رہی ہے تو وہ پھر آپ کو نان اسٹریس ٹیسٹ ایڈوائز کریں گے۔ یہ نان اسٹریس ٹیسٹ ایکچولی بچے کی ہارٹ بیٹ کی ٹریسنگ ہوتی ہے، جس کو ہم دوسرے الفاظ میں CTG کہتے ہیں۔ تو یہ اس میں کیا ہوگا کہ آپ کو ہاسپٹل بلایا جائے گا اور پھر آپ کے بچے کی ہارٹ بیٹ کا ایک ریکارڈ بنایا جائے گا۔ اس ریکارڈ میں اگر تو بچہ ہیلدی ہے، ایکٹیو ہے، لیکن آپ کو کم محسوس ہو رہی ہے تو اس ریکارڈ کے ذریعے ہمیں پتہ چل جائے گا۔ اس میں کیا ہوگا کہ بہت سی ایکسلریشنز آ رہی ہوں گی، تو بچہ جب حرکت کرتا ہے تو اس کی ہارٹ بیٹ ہائی ہو جاتی ہے اور پھر وہ نارمل پہ آ جاتی ہے۔ تو یہ ہائی اور نارمل والا جو ریکارڈ ہوتا ہے یہ ایکچولی ہیلدی بیبیز کا ریکارڈ ہوتا ہے، اور یہ آپ کی آبسٹیشنز فوراً آپ کے لیے کروائیں گی اور سجیسٹ کریں گی۔ تو عام طور پر 28 ویکس کے بعد اگر آپ کو کبھی بھی یہ محسوس ہو کہ آپ کے بچے کی حرکت ٹھیک نہیں ہے یا آپ کا بچہ اس طریقے سے موو نہیں کر رہا جیسے کہ وہ پہلے موو کرتا تھا، تو آپ کو چاہیے آپ فوراً ہی اپنے آبسٹیشن کو اس کے بارے میں پوچھیں تاکہ وہ آپ کو صحیح مشورہ دے سکیں۔ اچھا، پھر 1-2 چیزیں اور بھی ہیں جس میں بعض دفعہ
بچہ تو بالکل ہی ہیلتھی ہوتا ہے لیکن آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ وہ صحیح موو کر رہا ہے کہ نہیں. اس میں آ جاتا ہے کہ اگر آپ نے بہت زیادہ ویٹ گین کیا ہوا ہے، آپ بہت زیادہ اوبیز ہیں، تو اس میں بھی بعض دفعہ آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ بچے کی حرکت ٹھیک ہے کہ نہیں. تو صورت میں الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے لازمی ہے کہ اس کا پتہ کیا جائے. پھر ایک اور چیز جو اچھی نہیں ہے اور میں ایڈوائز کروں گی اس کے اگینسٹ، وہ ہے اسموکنگ. اگر آپ پریگننسی میں اسموکنگ کرتی ہیں تو آپ کو چاہیے کہ وہ آپ اس کو کٹ ڈاؤن کر دیں. اگر آپ کے ہسبینڈ اسموکنگ کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ آپ کے ارد گرد بالکل اسموکنگ نہ کریں، اور کسی بھی بند کلوز اسپیس میں جہاں پہ آپ نے جانا ہو اس جگہ پہ وہ اسموکنگ نہ کریں، کیونکہ ہوا کے اندر کاربن مونو آکسائڈ کا لیول بھی بچے کے لیے اچھا نہیں ہوتا، اور وہ بچے کی گروتھ کو بھی ریسٹرکٹ کرتا ہے، اور وہ اس کی آکسیجن سپلائی کے اندر بھی پرابلم کرتا ہے. اسی لیے ہم ہمیشہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ اسموکنگ سے ریفرین کیا جائے پریگننسی کے دوران. اس کے علاوہ اگر ایک چیز اور ہے، اگر آپ کا پانی لیک ہو گیا ہے، اگر بچے کے گرد کا پانی لیک ہو گیا ہے تو بعض دفعہ اس صورت میں بھی بچے کی حرکت کم ہو جاتی ہے. بعض دفعہ جب بچے کے گرد کا پانی لیک ہو جاتا ہے تو انفیکشنز بھی ڈیولپ ہو جاتی ہیں. اگر آپ کے رحم کے اندر انفیکشن ہو گئی ہے تو اس کا بھی پہلا سائن جو ہے وہ یہی ہے کہ بچے کی جو حرکت ہے وہ ریڈیوس ہو جائے گی. ان اینی کیس اگر آپ کے بچے کی حرکت آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ نارمل پیٹرن سے ہٹ کر کم ہو گئی ہے یا وہ ویسی نہیں رہی جیسی ہونی چاہیے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی آبسٹیشن سے رابطہ کریں. اپنا خیال رکھیے گا. شکریہ.